माय डियर फ्रेंड्स, मैं प्रेमजीत कुमार। आज यूरोप के अगले अंक में हम लोग आएंगे और इसमें पश्चिमी यूरोप और मध्य यूरोप का अध्ययन किया जाएगा। आशा है कि आपने पिछली कक्षाओं को देखा होगा और एटलस पर संबंधित क्षेत्रों का प्रैक्टिस किया होगा। देश की राजधानी और उसकी अवस्थिति कहाँ है, इसको एटलस पर देखने का प्रयास करें। एग्जामिनेशन में ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों को पूछा जाता है। आइए हम देखें मध्य यूरोप के विषय में। आइए यूरोप के दक्षिण पश्चिमी भाग और मध्य यूरोप को देखें। तो मध्य यूरोप के क्षेत्र को देखा जाए तो हम एक चीज जानते हैं कि अगर प्राकृतिक प्रदेश जहां स्थित होता है तो वो संबंधित भौगोलिक क्षेत्र पर उस प्राकृतिक प्रदेश का नामकरण होता है। तो अल्पाइन क्षेत्र का नामकरण आल्प्स पर्वत के आधार पर हुआ है। हमें अगर आल्प्स के विस्तार को देखें तो ये इटली से आगे होते हुए मध्य यूरोप पे और फिर उसके आगे थोड़े भाग में है। इसको हम एटलस पर देख सकते हैं। तो आइए यहाँ देखिए अल्पाइन क्षेत्र के बारे में। तो अल्पाइन क्षेत्र के 3 देश मुख्यतः आते हैं। आल्प्स पर्वत का जहां मुख्य विस्तार है वहां 3 देश आते हैं। वे हैं स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और हंगरी। यहाँ देखिए स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और हंगरी। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। ध्यान रखिएगा इसको। आइए हम इसको एटलस पे भी देखने का प्रयास करें। यहां यदि आप देखें तो सबसे पहले हम प्राकृतिक क्षेत्र को देखेंगे। प्राकृतिक क्षेत्र में यदि आप यहां निकालें और इस भाग का अध्ययन करें कि कहां अल्प्स पर्वत है। देखिए अल्प्स माउंटेन है ना, अल्प्स माउंटेन की रीजन को ये दिखाया जा रहा है यहां पर। अब इसी से संबंधित इस क्षेत्र को देखेंगे राजनीतिक मानचित्र में। तो राजनीतिक मानचित्र में यदि देखिए तो ये स्विट्जरलैंड की स्थिति हुई और ये आपका ऑस्ट्रिया हुआ और ये हंगरी हुआ। देख रहे हैं ना, इस पोजीशन में है, ये इस पोजीशन में आपके मैप पे दिया हुआ। यहाँ स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और इसके थोड़ा आगे बढ़ के नीचे हंगरी है। इसको देखना है आपको। ठीक, आगे बढ़े हम लोग। तो यहां आगे देखिए आप। तो इस क्षेत्र में यदि हम आते हैं इसके दक्षिण के भाग में, खासकर पश्चिम दक्षिण के भाग में, तो देखने को मिलता है भूमध्य सागर। आप आइए दक्षिण के भाग को ही देखिए। तो दक्षिण में आपने जैसा देखा है यूरोप के दक्षिण में क्या है? भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर को निर्देशांक मान के उसके इर्द गिर्द के क्षेत्रों को देखने का प्रयास करें। अब आइए भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर में एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है स्ट्रोम्बोली। बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है और काफी पूछी जाती है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, लाइट हाउस ऑफ ए मेडिटेरेनियन सी। यहां देखिए लिखा हुआ भी है ये। अब यदि हम भूमध्य सागर के इर्द गिर्द के क्षेत्र को देखते हैं तो यहां आप देखिएगा क्या है, इटली में, खासकर इटली के सिसिली द्वीप पर सिसिली द्वीप पर आपने देखा होगा माउंट एटना है। एटना यहाँ क्षेत्र को देख रहे हैं। फिर आपने देखा एपनीज पर्वत। इससे पहले आपने स्पेन और फ्रांस के बीच पेरिनीज पर्वत का अध्ययन किया था। तो आइए इस अवस्थिति को हम देखने का कोशिश करें। क्या है? स्ट्रोम्बोली, एपिनीज पर्वत, विसुवियंस ज्वालामुखी या विसुवियंस माउंटेन और माउंट एटना। इसकी अवस्थिति को हम फिर एटलस पर देखेंगे। तो एटलस पर ये प्राकृतिक मानचित्र को आप निकालते हैं तो यहाँ इसकी अवस्थिति देखिए मिलेगा। ये देखिए मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर। ये विसुवियस, विसुवियस, माउंट एटना आपने देखा, माउंट एटना, माउंट विसुवियस। और यहां आपने देखा, यहां देखिए पेरिनीज माउंटेन और फिर ये है एपनीज माउंटेन। इस साइड आपने फ्रांस में देखा था, फ्रांस और स्पेन के बीच क्या कौन था? पेरिनीज माउंटेन, यहाँ एपनीज माउंटेन। तो यहां देखिए गौर से देखिए, एपनीज है ये मेडिटेरेनियन सी है और ये माउंट एटना और विसुवियंस। इसको देखना है एटलस पर, ध्यान रखिएगा। अब आइए जो लैंग्वेज में लिखा हुआ है, एपनीज पर्वत का विस्तार इटली में उत्तर से दक्षिण है। स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर में स्थित है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। यह सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है। तीसरा देखिए विसुवियस से यह सुसुप्त ज्वालामुखी है। माउंट एटना यह इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। तो आपने इस क्षेत्र का अध्ययन किया। अब आइए यहां बाल्कन प्रदेश को जानते हैं। देखिए यूरोप के बहुत से देश ऐसे हैं जिसको फिलहाल इस एटलस के पढ़ाने के क्रम में नहीं लिया गया है, लेकिन आपको देखने का प्रयास करना है कंप्लीट जितने भी देश है।
यहाँ प्रमुख देशों में, बाल्कन के प्रमुख देशों में, बाल्कन देश, फिर आपने देखा आल्प्स के देश देखा, स्कैंडिनेवियन देश देखा, बाल्टिक देशों को देखा, इस तरह पूरे नई नार्डिक का भी अध्ययन किया। आप धीरे धीरे आप शब्दावली से परिचित होते चले जाइए। आइए हम बाल्कन के कुछ देशों को देखें, या बाल्कन देशों को देखें पहले, और उसके इर्द गिर्द के देशों को देखने का प्रयास करना है आपको स्वयं एटलस पर। वो उतना प्रमुख नहीं है इसलिए उसको छोड़ दिया गया है, वो कुछ ही है, 5, 7 या 10 आपको रहेगा वो। यहाँ देखिए, यहाँ ये क्षेत्र बाल्कन पर्वत के इर्द गिर्द के जो क्षेत्र होते हैं वो उसको बाल्कन क्षेत्र कहा जाता है, और उसमें अब बाल्कन पर्वत का जहां तक प्रमुख रूप से विस्तार होता है उसे बाल्कन देश कहा जाता है। आप ध्यान रखिएगा, विश्व युद्ध के क्रम में आपने बाल्कन प्रदेश का नाम सुना होगा, ऑस्ट्रिया का यहाँ भी नाम सुना होगा, अल्पाइन देशों का भी नाम, ऑस्ट्रिया का भी नाम आपने सुना होगा, ठीक है। अब यहाँ ये देखिए, इसमें यहाँ पे नंबरिंग कर दिया गया है, इसके आधार पर आप एटलस में देखने का प्रयास करें। देखिए, ग्रीस है जिसकी राजधानी क्या है, एथेंस, मैसिडोनिया जिसकी राजधानी स्क्राप्जे, सर्बिया राजधानी बेलग्रेड, क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेंज, और बुल्गारिया की राजधानी सोफिया। इसको आप फिर यहां बता रहे हैं आपको बार बार कि एटलस में देखने का प्रयास करें। इसी आधार पर देखिए, ये ग्रीस है, आप देख रहे हैं, ग्रीस है, बुल्गारिया है, सर्बिया है, ये इस क्षेत्रों को आपको पूरा एटलस पर देखना है। ये जितने भी चीजें लिखे हुए हैं इसको आपको देखना है, और इस तरह आप ये कंप्लीट कर जाइए। अब आइए यहां पर हम कुछ देखें कि यूरोप और एशिया की प्रकृति सीमा को निर्धारित करने का काम कौन से प्राकृतिक स्थल करते हैं या प्रकृति क्षेत्र करते हैं। अब यहां आइए, ये आपने बाल्टिक सागर का अध्ययन किया, फिर यहां पर देखिए ब्लैक सी है और कैस्पियन सागर है, और ये ध्यान रखिए, ये जो वोल्गा नदी है, वोल्गा नदी रूस के बल्डाई जो है पठार है वहां से निकल रही है। ये आपको प्रतीत होगा ये कैस्पियन सागर के इर्द गिर्द है, लेकिन इसको ध्यान रखना है रूस के। यहां हम बता रहे यूरोप और एशिया की सीमा, तो यूराल, कैस्पियन और वोल्गा मिलकर एशिया को यूरोप से अलग करती है। यहाँ देखिए यूराल पर्वत है, यहाँ कैस्पियन सागर है, और ये ब्लैक सी है, काला सागर है, और ये प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से भूभाग हैं जो, या कौन सी जल क्षेत्र, जल राशि है जो एशिया को यूरोप से अलग करती है। इसका भी आप देखिए, अवलोकन कीजिए। यहाँ देख रहे हैं आप, ब्लैक सी है। आइए प्राकृतिक क्षेत्रों में देखें, देखिए ब्लैक सी आपने देखा, कैस्पियन सी देखा, यूराल पर्वत देखा। देखिए ये यूराल पर्वत है, ये कैस्पियन सी है, और ये ब्लैक सी है। और ये देखिए एशिया और यूरोप को आप जानते ही हैं, रूस एक ऐसा देश है जिसकी प्राकृतिक सीमा क्या है, एशिया और यूरोप दोनों में है। तो इसीलिए यूराल पर्वत या यूरेशिया के पार्ट को हम रूस के ही संदर्भ में जानते हैं। आज के लिए आपने तमाम यूरोप के तमाम देशों का अध्ययन किया, लगभग जितने भी प्रमुख देश थे उनका अध्ययन किया। अब अगली कक्षा में यूरोप में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों को लेंगे, और उसके बाद हम लोग एशिया या अफ्रीका जैसा सुविधा हो वैसे उपमहाद्वीप में मानचित्र का अध्ययन करेंगे, और एटलस में संबंधित स्थानों को देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करवाइए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी पहुंच होनी चाहिए। धन्यवाद।